नमस्कार, मैं कविता निर्वाण और आप जुड़ चुके हैं @inspire721 जो कि मेरा चैनल का नाम है। आज मैं बात करूंगी रैट होल माइनिंग के बारे में। उससे पहले मैं बात करूंगी सिलक्यारा टनल उत्तरकाशी। आज सभी जानते हैं, कोई ही ऐसा होगा जो ये नहीं जानता कि हमारे 41 वर्कर उस टनल में फंस गए थे। सरकार की एकजुटता हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का हार्डवर्क हो, वहाँ से वो लोग सेफली निकल आए हैं। जो 17 वर्कर उस टनल के अंदर फंस गए थे। देश के तमाम हिस्सों से मशीनें मंगवाई गईं ताकि वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। ऑस्ट्रेलिया के टनल एक्सपर्ट एरोनॉटिक्स को भी बुलाया गया और उन्होंने भी बहुत हेल्प करी इस पूरे एक्ट में। अब आप विश्वास करेंगे कि मशीनें जो लाई गई थी वो एक हद तक तो काम करती थी और फिर बाद में गिव अप कर रही थी मशीनें। और जब मशीनें गिव अप कर गईं तो फिर एक लास्ट ऑप्शन जो निकल के आया वो था रैट होल माइनिंग का। रैट होल माइनिंग का मतलब है कि लोग मैन्युअली वहाँ पे जो माइनिंग का काम करेंगे। इसके बारे में तो मैं डिस्कस करूँगी। तो एक लास्ट ऑप्शन जो सरकार के पास बच गया था, ऑर्गेनाइजेशंस के पास बचा था, वो जो वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लगी हुई थी या जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई थी, उनको फिर एक ही ऑप्शन नज़र आया रैट होल माइनिंग का। क्योंकि जो वो रीजन था, माउंटेन एरिया था, वो बहुत फ्रेजाइल था। वहाँ पे मशीन्स को यूज़ करना, इतनी हैवी मशीन्स को ले जाना और ड्रिलिंग करना, कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा था कि अगर ऐसा किया तो वाइब्रेशन से वो टनल कोलैप्स हो जाएगी। तो वर्कर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिर रैट होल माइनिंग का प्रोसीजर को अपनाया गया। रैट होल माइनिंग में लोगों ने मैन्युअली उसको ड्रिल किया और वहाँ से जो वर्कर थे उनको सही सलामत कंडीशन में वहाँ से निकाल लिया गया। वो कहते हैं ना, देयर इज़ ऑलवेज द होप एट द एंड ऑफ द टनल। तो उसी होप के रूप में ये जो रैट होल माइनर्स थे वो बन के आए और आखिरकार ह्यूमन की जो मैन पावर थी वो ही काम आई। मशीनें तो फेल हो गई। तो अगर हम बात करें आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो चैट जीपीटी का इतनी हवा बन रही है, तो मुझे लगता है कि मैन पावर, जो ह्यूमन पावर है वो अलग है और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये चैट जीपीटी का एक जो बवंडर बनाया जा रहा है वो अलग है। आखिरकार सिलक्यारा टनल में लोगों की हेल्प से ही उनको ही मशीन बनना पड़ा एंड में, तब लोग निकल के आए। तो मैं आपको आज इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी कि रैट होल माइनिंग क्या है। इसको मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि रैट होल माइनिंग को लेके यूपीएससी के मेंस में एक क्वेश्चन आया भी है, जीएस पेपर 3 की अगर बात करें तो। और पेपर में ये भी आ सकता है प्रीलिम्स में, जो स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कि रैट होल माइनिंग देश के कौन से हिस्से में प्रचलित है, मतलब वहाँ पे काम कर रही है। तो जान लेते हैं रैट होल माइनिंग के बारे में। रैट होल माइनिंग एक ऐसी माइनिंग है, मतलब एक कोल को माइन करने का एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक 3 से 4 फीट की एक रास्ता बनाया जाता है और उस रास्ते से सिर्फ एक आदमी ही क्रॉल करता हुआ उस टनल के अंदर जा सकता है और वहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया रैट होल माइनिंग क्या है। अब रैट होल जो माइनिंग है वो 2 तरह की होती है। पहला है साइड कटिंग टाइप ऑफ माइनिंग और दूसरा है बॉक्स कटिंग टाइप ऑफ माइनिंग। अब ये क्या है, दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। जो साइड कटिंग टाइप ऑफ माइनिंग है रैट होल की, जो साइड कटिंग है उसमें क्या होता है, जो स्लोप है उसमें पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा जो कोल सीम है वो डार्क है कि ब्राउन है। उस हिस्से को डिसाइड करके उस स्लोप को फिर माइनिंग करके उसकी खदान होती है। दूसरा जो प्रोसीजर है बॉक्स कटिंग माइनिंग, उसमें क्या होता है, एक सर्कुलर स्क्वायरिश बॉक्स टाइप की माइनिंग की जाती है। पहले तो एक छोटा सा टनल का होल बनाया जाता है और फिर वहाँ पे स्क्वायरिश टाइप ऑफ माइनिंग का कर्व बना के कोल को वहाँ से निकाला जाता है। तो ये हो गया बॉक्स कटिंग और ये हो गया साइड कटिंग टाइप ऑफ माइनिंग, जो कि 2 टाइप हैं रैट होल माइनिंग के। वही रैट होल माइनिंग जो कि काम आई सिलक्यारा टनल में
41 वर्कर्स को रेस्क्यू करने में। अब ये बेन है। अब जो हमारी देश की एक संस्थान है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक ऐसी ही संस्थान है जैसे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो देखती है, लोगों के केसेस वगैरह देखती है। अब यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, यहाँ पे एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से जितने केसेस आते हैं वो यहाँ पे देखे जाते हैं और कोशिश की जाती है कि उनका स्पीडी डिस्पोजल किया जा सके। तो एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में रेड होल माइनिंग को बैन किया गया था। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब जो मेघालय रीजन है वो आता है 6th शेड्यूल के अंदर। ये एक शेड्यूल है, 6th शेड्यूल के अंडर में ये मेघालय रीजन आता है। मेघालय तो अब इसके अंडर में आ जाने से, अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट है 1973, वो मेघालय में अप्लाई नहीं होता है। तो जो वहाँ के लैंड ओनर हैं, वो जो कोल बेड एरिया है वो उसके क्या होते हैं? ओनर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो टेरेन है मेघालय का वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हैवी मशीन्स ले जाई जा सके, क्योंकि वाइब्रेशन से जो कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं। तो टेरेन वहाँ का ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हैवी मशीन्स ले जाई जा सके, तो इसलिए वहाँ पे रेड होल माइनिंग, जो कि लोगों के द्वारा मैन्युअली की जाती है, उसको प्रेफर किया जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि जो वहाँ पे कोयला पाया जाता है वो थिन सीम का होता है, एज कम्पेयर टू द झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया का जो कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो अब ये बैन क्यों है? माइनिंग बैन क्यों है? तो दो रीज़न हो सकते हैं, सेफ्टी और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के पर्सपेक्टिव से। तो अगर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो एस्फाइजिएशन हो सकता है बिकॉज ऑफ पुअर वेंटिलेशन, दम घुटता है। ठीक है, कोलैप्स हो सकती है माइन, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं होता। माइन कोलैप्स कर जाएगी ना, रेड होल माइनिंग में तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता नहीं है। अगर कोलैप्स कर गई, जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी जान को खतरा बन सकता है। और ये तो हो गए सेफ्टी एंड हेल्थ पर्सपेक्टिव। लॉस ऑफ लाइफ इज आल्सो द हेल्थ पर्सपेक्टिव। दूसरा है, अब ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो लैंड डिग्रेडेशन होगा। जहाँ पे भी कोल माइनिंग होगी वहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो काटे जाएंगे, जो वहाँ पे ऑलरेडी जो फॉरेस्ट की जो लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। डेफोरेस्टेशन होगा, पेड़ काटे जाएंगे। और क्या होगा, अगर माइनिंग होती है तो वहाँ पे जो हैवी मेटल निकलते हैं जैसे कि सल्फेट, आयरन और टॉक्सिक हैवी मेटल, वो वाटर पॉल्यूशन करेंगे। हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब वाटर में पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ेगी तो जो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ेगी। अगर वो बढ़ेगी तो लो डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि एक तरीके से खतरा है मरीन लाइफ के लिए। रिवर बिकम एसिडिक, रिवर एसिडिक बन जाएगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स। फ्लडिंग हो सकती है, अगर रेड होल माइनिंग है वहाँ पे बारिश का पानी आ जाए तो वो जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, तो ये भी हो सकता है। फ्लडिंग हो सकती है। तो ये एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पैक्ट है रेड होल माइनिंग के। इन सभी इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में रेड होल माइनिंग को बैन कर दिया था। तो अब पर मेघालय में ये प्रैक्टिस अभी भी जारी है, क्योंकि वहाँ का जो कोल है वो थिन है, थिन सीम कोल है, वहाँ पे ये प्रैक्टिस है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर का ये कहना है कि हम एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हम एक सेफ और टेक्निकल प्रूफ जो माइनिंग है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरा हो गया रेड होल माइनिंग के बारे में। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर आप सिलक्यारा टनल के बारे में, अगर सभी ने सुना है, हमने रोज़ 17 दिन इसके बारे में पढ़ा भी है न्यूज़पेपर में, तो एक मुझे लगता है एक ह्यूमन लेसन भी हमें इस टनल से मिलता है। सबसे पहला लेसन जो हमें मिलता है वो ये है
देर इज़ ऑलवेज अ लाइट ऑफ होप एट द एंड ऑफ द टनल। कभी कभी लाइफ भी होती है टनल जैसी, अंधेरा सा भी कभी कभी दिखता है चीज़ों में। अप डाउन हमेशा लाइफ में आते रहते हैं। तो जब आपका डाउन फेज हो तो हमेशा आपको अपना जो मस्तिष्क है वो ऊंचा रख के हमेशा रोशनी की तरफ देखना है। मुश्किल होता है पर देखना पड़ेगा। पेशेंस रखिए, परसेवरेंस रखिए, फोर्टिट्यूड रखिए, रीसाइलेंस आप अपने अंदर रखिए जब भी आप खुद भी कभी इस ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें इस सिलक्यारा टनल से पर्सनल लेसन भी मिलते हैं। हैव अ रिसाइलेंस, हैव अ पेशेंस, हैव अ परसेवरेंस एंड हैव अ फोर्टिट्यूड इन टाइम्स ऑफ डाउन फेज ऑफ योर लाइफ। मैं आशा करती हूँ आपको रैट होल माइनिंग समझ आया होगा। धन्यवाद।